हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। यहाँ पर आज आपका पिछले 6 महीने का जो आपके उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं वहाँ पर कर लेते हैं। ये घटना सार का ही है। जितने भी घटना सार में उत्तर प्रदेश से करंट रिलेटेड टॉपिक दिए हैं उनको आज हम यहाँ पर कर लेंगे। इससे पहले हमने कल ही इसका जो ये आपका टॉपिक है इन सब का एमसीक्यू फॉर्म में डाल दिया था। आप ही सब में बच्चों ने किया था मैसेज कि पहले सर इसका थ्योरी पढ़ा दीजिए, तो हमने आप ही के लिए इसका थ्योरी लेकर आए हैं। ठीक है, इस थ्योरी को आप पढ़ लीजिए। इसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस जो एमसीक्यू है उसका लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाके उस एमसीक्यू को सॉल्व कर लीजिए। आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जनवरी से लेकर जून तक जितने भी करंट अफेयर आपके पेपर में बने हुए हैं। ठीक है, तो चलते हैं। इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। पहले हम यहाँ पर चलते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, जो लोग नए होंगे जान लीजिए हमारे चैनल पर आपका आई दृष्टि, घटनासार और क्रोनिकल ये तीनों करंट अफेयर की मैगजीन करवाई जाती है। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। इस बार हम ये जो अभी मंथ चल रहा है इसका क्रोनिकल इसलिए नहीं लाए हैं अगस्त का, क्योंकि मैंने क्रोनिकल अगस्त का देखा है तो जितना भी जो उसमें टॉपिक था सब कुछ घटना सार में मिल रहा था। ठीक है, इसीलिए हमने घटना सार को ही कंप्लीट करवाना सोचा। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं। अब यूपी सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 को मंजूरी दे दी गई है। अब इससे रिलेटेड कौन कौन से आपके फैक्ट हैं देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है प्रदेश में प्रतियोगिता परीक्षाओं पर पेपर लीक कराने वालों पर अब 2 साल से लेकर आजीवन कारावास। याद रखेंगे कितने, अब 2 साल से लेकर आजीवन कारावास होगा। ठीक है, जो पेपर में परीक्षा में नकल करवाते हैं सालवर गिरोह जो होते हैं उन्हीं के। तो ये आप सबके लिए भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। और कितना, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये बन सकता है कि इससे संबंधित उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 के प्रारूप को 25 जून 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक को में मंजूरी दे दी गई। तो एक क्वेश्चन बन सकता है, जो यूपी सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश आया था उसकी अध्यक्षता किसने किया था। तो उसकी अध्यक्षता किसने किया था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये कि इसमें मैक्सिमम कितना सज़ा है, तो मैक्सिमम आजीवन कारावास, मिनिमम 2 साल की सज़ा है। और जुर्माना कितना है, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। अब देखिए, अभी विधानसभा सत्र न होने के कारण बिल के स्थान पर अध्यादेश के प्रारूप को प्रस्ताव पेश किया गया। देखिए, अभी आपका विधानसभा सत्र नहीं चल रहा था, इसीलिए बिल के स्थान पर क्या किया गया, अध्यादेश का प्रस्ताव पारित किया गया, पेश किया गया। अब यहाँ पर देखिए एक स्टैटिक का क्वेश्चन बनेगा। स्टैटिक का क्वेश्चन ये बनेगा कि जो राज्यपाल होता है वो कौन से आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करता है। तो वो कौन से आर्टिकल के तहत, 213 आर्टिकल के तहत। और राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति 123 आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश कब जारी किया जाता है, जब विधानसभा या लोकसभा सत्र ना चल रहा हो तब जारी किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, विधानसभा सत्र ना होने के कारण बिल के स्थान पर अध्यादेश प्रस्ताव का प्रारूप का प्रस्ताव पेश किया गया। अब राज्यपाल की सहमति के बाद गृह विभाग इसकी अधिसूचना देगा। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है अध्यादेश के तहत लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यूपी बोर्ड, विश्वविद्यालय प्राधिकरण और निकाय और द्वारा नामित संस्था को शामिल किया गया है। मतलब इसके तहत जितने भी यहाँ से संस्था है, ये सब संस्थाएं, इनके द्वारा जितने भी पेपर वो सभी शामिल हैं। ठीक है, इन विभिन्न भर्ती परीक्षाओं, नियमितीकरण और पदोन्नति करने वाली परीक्षाओं और डिग्री, डिप्लोमा प्रमाण पत्रों और शैक्षिक प्रमाण पत्रों के लिए होने वाली परीक्षाओं पर भी लागू होगा। जैसे डिग्री वाले पेपर होते हैं तो उन सब पर भी लागू होगा। ठीक है, इसके दायरे में प्रश्न पत्र बांटना, फर्जी वेबसाइट बनाना भी शामिल होगा। ठीक है, जो फर्जी वेबसाइट बना के
लोगों को गुमराह करते हैं, बच्चों को, ठीक है, वो भी इस समय शामिल होगा। नेक्स्ट देखते हैं, परीक्षा प्रभावित होने पर परीक्षा में होने वाले वित्तीय भार को सालभर गिरोह से वसूला जाएगा। जितने भी कुछ वित्तीय भार जो होगा, जितने भी सालभर गिरोह होगा, उनसे वसूला जाएगा। परीक्षा में गड़बड़ी करने वाली संस्था को क्या कर दिया जाएगा, ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, ये याद रखेंगे। संपत्ति को कुर्क कर ली जाएगी और अपराध को क्या माना जाएगा, संज्ञेय और गैर जमानती माना जाएगा। याद रखेंगे, अपराध को संज्ञेय और गैर जमानती माना जाएगा। सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय और असमनीय जुर्माना माफ न हो बनाए गए हैं। जमानत के संबंध में कठोर प्रावधान किए गए हैं। तो इतने प्रावधान तो किए गए हैं, लेकिन अगर ये प्रावधान लागू हो जाएं सही से तो थोड़ी सी बच्चों के लिए सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ने के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष राज्य। अब देखिए, यहाँ भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने मई 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार 2023 और 24 में राज्य कंपनियों द्वारा ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ने के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है, ठीक है। 2022-23 में भी उत्तर प्रदेश क्या था, शीर्ष पे था। तो ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ने के मामले कौन शीर्ष पर है, अपना उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। अब देखिए, 2022-23-24 में राज्य सरकार के स्वामित्व वाली उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड यूपीपीटीसीएल, ठीक है, ने 220 केवी या उससे अधिक की 1460 सीकेएम सर्किट किलोमीटर होता है इसको, जिसको बोलते हैं सीकेएम सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ी है। कितना, 1460 सीकेएम सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ी हैं, याद रखेंगे। कितने, अपने उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए, उत्तर प्रदेश तो पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर गुजरात है। इस मामले में दूसरे स्थान पर रहा है गुजरात। सरकारी कंपनी गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 2022-23 में 898 सीकेएम ट्रांसमिशन लाइन जोड़ी है। तो पहले पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे ये गुजरात है। तीसरे पे कौन रहा है, तमिलनाडु रहा है। सरकारी यूटिलिटी कंपनी तमिलनाडु ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड 753 सीकेएम ट्रांसमिशन लाइन जोड़ी है। ये सब बहुत कम है भारत उत्तर प्रदेश से, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर चौथे नंबर पे कौन रहा है, आंध्र प्रदेश ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश लिमिटेड चौथे स्थान पर रहा। याद रखेंगे, ये चौथे स्थान पर रहा है। ये कितना, 682 सीकेएम ट्रांसमिशन लाइन जोड़ी है। अब देखते हैं, 2023-24 में राज्य सरकार के स्वामित्व वाली बिजली कंपनियों ने 6993 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ी हैं, जो लक्ष्य का 64% है। अब पूछेंगे लक्ष्य कितना था जोड़ने का, 11,002 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने का लक्ष्य है, लेकिन 6,993 लगभग 64% ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ी ही गई हैं, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे। पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पे गुजरात है, तीसरे स्थान पे तमिलनाडु है, चौथे स्थान पे कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। ये याद रखेंगे, चारों हो सकता है पूछ रहे कौन सा ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने में नंबर 1 पर रहा। तो उत्तर प्रदेश याद रखेंगे, नंबर 1 पर रहा, नंबर 2 गुजरात रहा, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बना है टॉपिक, आरती को अमल कलूनी महिला पुरस्कार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको मिला है महिला पुरस्कार, आरती को मिला है अमल कलूनी। इसको मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को पढ़ने के बाद जाइएगा, मैं पिन कर दूंगा उस वीडियो को, उसको मतलब प्लेलिस्ट को डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, वहाँ पर जाइएगा, आप कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन होगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। वहाँ पर लगभग 150 क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, अमल कलूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार 22 मई 2024 को उत्तर प्रदेश के बहराइच में, कहाँ पर, बहराइच, याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश के बहराइच में 18 वर्षीय ई रिक्शा चालक आरती को लंदन में प्रिंस ट्रस्ट अवार्ड समारोह में अमल कलूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। याद रखेंगे, अमल कलूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किसको, आरती को शामिल किया गया, जिनकी उम्र 18 वर्ष है, ई रिक्शा चालक हैं, जो पिंक ई रिक्शा मतलब पिंक ई रिक्शा पहल के तहत कार्य करती हैं, ठीक है। ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर,
कह रहा है उन्हें सरकार की पिंक ई रिक्शा पहल के तहत अपने कार्य के माध्यम से अन्य युवा लड़कियों को प्रेरित करने के लिए सम्मानित किया गया। पिंक ई रिक्शा चालक पहल महिलाओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करती है। अब देखिए यह पुरस्कार कहाँ दिया गया, तो बकिंघम पैलेस में आयोजित किया गया था। यहीं पर इंग्लैंड के लंदन के बकिंघम पैलेस में आरती आत्मनिर्भर बनने के लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत शहर की सड़कों पर पिंक ई रिक्शा चालक हैं। जैसे ई रिक्शा नहीं है, अब जैसे कहीं जाते ही होंगे तो ई रिक्शा मिल जाता होगा, जैसे थोड़ी दूर के लिए जाना क्या ई रिक्शा बैठते होंगे, तो क्या तो उसी ई रिक्शा में एक पिंक ई रिक्शा होता है जो और लड़कियां चलाती हैं, ठीक है। तो वो बहराइच की ये आरती हैं, इनको इंग्लैंड के द्वारा सम्मानित किया गया था, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा और देखते हैं यहाँ पर, ये बहराइच की जिला मजिस्ट्रेट मोनिका रानी के नेतृत्व में अभिनव पहल 2023 में गांधी जयंती के रूप में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बैंक ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता भी प्रदान करना है। अमल कलूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार का नाम प्रसिद्ध अंग्रेजी बैरिस्टर अमल कलूनी के नाम पर रखा गया। तो ये अंग्रेजी बैरिस्टर थे, इन्हीं के नाम पर अमल कलूनी अवार्ड का नाम रखा गया है। इसी को दिया गया है आरती को। यह पुरस्कार ब्रिटिश चैरिटी प्रिंस ट्रस्ट इंटरनेशनल किंग ट्रस्ट इंटरनेशनल द्वारा प्रायोजित किया जाता है। तो दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये कहाँ पर दिया गया, तो बकिंघम पैलेस में, और ये किसके द्वारा प्रायोजित किया गया, तो ब्रिटिश चैरिटी प्रिंस ट्रस्ट इंटरनेशनल के द्वारा ये प्रायोजित किया गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बना है कि आरबीआई द्वारा पूर्वांचल सरकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। अब देखिए क्यों रद्द कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में, कहाँ पर, गाजीपुर में स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। अब यही का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आरबीआई ने किसका लाइसेंस रद्द कर दिया है, तो पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। पहला क्वेश्चन ये बनेगा। यह निर्णय बैंक द्वारा पर्याप्त पूंजी और अस्थायी आय बनाए रखने में विफलता के कारण लिया गया है। मतलब पर्याप्त पूंजी भी नहीं थी उसके पास, बैंक के पास, और अस्थायी आय बनाए रखने में विफलता भी प्रॉब्लम भी कर रही थी, ठीक है। इस वित्तीय अपर्याप्तता के कारण आरबीआई ने सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए विनियामक कार्रवाई की है, ठीक है। बैंक का लाइसेंस रद्द होने का मतलब क्या होता है कि यह अब बैंकिंग गतिविधियां नहीं कर सकता जिसमें जमा स्वीकार करना, मौजूदा जमा राशि का भुगतान करना आदि शामिल हैं। ऐसी कोई काम नहीं करेगा। हालांकि जमा बीमा ऋण गारंटी निगम जमाकर्ताओं के लिए सुरक्षा जाल प्रदान करेगा जो 5 लाख रुपए तक की राशि का बीमा करेगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ यही इम्पोर्टेंट है कि ये कहाँ पर स्थित थी, गाजीपुर में। ये कौन सा बैंक था, पूर्वांचल सहकारी बैंक। इसी का लाइसेंस रद्द कर दिया है आरबीआई ने अभी। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये यूपी का पहला इको फ्रेंडली रोमा क्लस्टर, ठीक है। 16 मई 2024 को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट ने बाराबंकी के भगोली गांव में उत्तर प्रदेश का पहला सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर लॉन्च किया। तो क्या बोलेगा यहाँ पर, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ये जो सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर लॉन्च किया गया, ये कहाँ लॉन्च किया गया, तो कहाँ बोलेंगे, बाराबंकी के भगोली गांव में ये लॉन्च किया गया। कहाँ पर, बाराबंकी के भगोली गांव में ये लॉन्च किया गया, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। CIMAP, यही है CIMAP द्वारा 30 किसानों की भूमि पर्यावरण अनुकूल तरीके से सुगंधित पौधों की खेती कर सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर विकसित किया गया है। यह क्लस्टर कृषि में टिकाऊ प्रथाओं के उपयोग का एक उदाहरण स्थापित करेगा और देश में शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने में ये मदद करेगा। नेक्स्ट देखते हैं। CIMP ने क्लस्टर में उपज देने वाली पुदीना की किस्म याद रखिएगा, CIM उन्नति नाम रखा गया। पुदीना की किस्म कौन सी है, CIM उन्नति। यह पौधों में कीटों की बीमारियों के महज जैविक तनाव के प्रति प्रतिरोधी है। यह क्लस्टर पूर्ण रूप से राज्य के किसानों के लिए एक मॉडल है
के रूप में कार्य करेगा। इस पुदीने के तेल निकालने के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाली इकाइयों का भी उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही 3 चीज़ें याद रखेंगे कि कौन कौन सी। तो एक क्वेश्चन याद रखेंगे, ये किसके द्वारा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, क्या कहाँ पे, बाराबंकी के भगोली गांव में। किसमें, 30 किसानों को पर्यावरण अनुकूल तरीके से जो क्लस्टर है विकसित करने के लिए विकसित किया जाएगा। अब देखिए, और यहाँ पर पुदीना की किस्म याद रख लीजिए, पुदीना की किस्म CIM उन्नति। ठीक है, बस इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और ये जो पुदीना का तेल निकाला जाएगा किससे, सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा। बस भगोली गांव इंपॉर्टेंट है, वही सबसे ज़्यादा आप पूछा जाएगा आपके पेपर में। ये देखिए यहाँ पर अप्रैल 2024 में राज्य में 6 नए उत्पादों को GI टैग मिलने के साथ उत्तर प्रदेश ने भारत में सबसे अधिक GI टैग प्राप्त करने वाले राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है। अब देखिए कौन कौन से 6 नए GI टैग मिले थे अप्रैल 2024 में। तो तिरंगी बर्फी को मिला है, ये कहाँ का है, वाराणसी का है। मेटल कास्टिंग क्राफ्ट मिला है, ये कहाँ का है, वाराणसी का है। थारू कढ़ाई कहाँ मिला है, लखीमपुर खीरी का है थारू कढ़ाई। बेंत बांस और शिल्प, ये कहाँ का है, बरेली का है। जरदोजी शिल्प बरेली का है। हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल, ये पिलखुआ हापुड़ का है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, ये 6 हैं जो अभी अप्रैल 2024 में इनको GI टैग मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं। इस प्रकार वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 75 उत्पादों को GI टैग मिल चुका है। वहीं 58 GI टैग प्राप्त करने के साथ तमिलनाडु दूसरे स्थान पे। तो पहला स्थान पे कौन है, उत्तर प्रदेश है, और 58 टैग प्राप्त करने वाला तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है। इन 6 नए उत्पादों में वाराणसी की तिरंगी बर्फी भी शामिल है, क्योंकि ये ज़्यादा प्रसिद्ध है तिरंगी बर्फी, जिसे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक अस्थायी मिठाई निर्माता द्वारा बनाया गया था। उस वक्त जब अंग्रेजी हुकूमत में देश में तिरंगा लेकर चलने पर रोक लगा दी थी। ठीक है, तो ये तिरंगी बर्फी याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। GI टैग एक ऐसा नाम और चिन्ह है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से संबंधित होता है, इम्पोर्टेंट है ये। इसकी अवधि 10 वर्षों के लिए होती है। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर ये थ्योरी कर लीजिए, MCQ कर लीजिए, आपका कंप्लीट तैयार हो जाएगा पिछले 6 महीने के करंट अफेयर उत्तर प्रदेश के। वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 में भारत में GI और पंजीकरण और संरक्षण नियंत्रित करता है। ठीक है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT का एक प्रभाग भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री GI टैग प्रदान करता है। तो पूछ सकता है किस मंत्रालय द्वारा ये कार्य करता है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा ये कार्य करता है GI टैग। ठीक है, कौन सा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। और कौन सा इसका अधिनियम है, अधिनियम 1999। भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम कौन सा है, 1993 बोला हूँ, 99 है, 1999 है। ठीक है, याद रखेंगे 1999। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है, नाइमा खातून AMU की पहली महिला कुलपति बनी है। हाल ही में नाइमा खातून को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति वाइस चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है। विश्वविद्यालय ने विजिटर के रूप में कार्यरत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उनके नाम को मंजूरी देने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने प्रोफेसर खातून की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी की, नईमा खातून की। ठीक है, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति बनी है, याद रखेगा, इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, प्रोफेसर खातून का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु हो जाएगी, जो भी पहले हो कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। तब यहाँ तक ये कार्य करेंगे 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। AMU को वर्ष 1877 में सर सैयद अहमद खान द्वारा मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया था। वाराणसी में 7वां ISARC समन्वय की बैठक हुई। अब ये क्या है, तो ये 28 मार्च 2024 को वाराणसी में, तो यही पूछा जाएगा कि ISARC की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई, तो ISARC की बैठक कहाँ पर, वाराणसी में आयोजित हुई। अब ये है क्या, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र, तो जो IRI है इसी का एक क्षेत्रीय केंद्र दक्षिण एशिया का,
इसको ISARC बोला जाता है। ISARC समन्वय बैठक समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के वरिष्ठ कृषि अधिकारी शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहा था? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान इरी के अंतरिम महानिदेशक अजय कोहली द्वारा की गई थी इसकी अध्यक्षता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है बैठक के दौरान 2024 में, जब देखिए कोई बैठक होगा तो कोई उद्देश्य ही होगा, ऐसे कोई बैठक थोड़ी हो जाएगा। तो बैठक का उद्देश्य यही था कि जो धान के खेत से मीथेन का उत्सर्जन होता है उसको कम करना और जो प्रीमियम गुणवत्ता और पौष्टिक चावल की उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, तो इसका दो मुख्य उद्देश्य था, मीथेन के उत्सर्जन को कम करने वाली चावल की किस्म का विकसित करना। ठीक है, जैसे ऐसे चावल की किस्म को विकसित करना जहाँ से धान में जो धान जब बैठाया जाए वहाँ से मीथेन का उत्सर्जन कम हो। दूसरा क्या है? प्रीमियम गुणवत्ता और पौष्टिक चावल की उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना। अब देखिए DMSRD कानपुर द्वारा सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट का विकास। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने कानपुर स्थित रक्षा, अब देखिए इसी की एक शाखा है DMSRD SRDE किसकी? DRDO की। रक्षा सामग्री और भंडार अनुसंधान और विकास संगठन DMSRD ने देश के सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट का सफलतापूर्वक विकसित किया। यह जैकेट 17051 के स्तर 6 के गोला बारूद से सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। यह जैकेट नए डिजाइन दृष्टिकोण पर आधारित है जहां नवीन प्रक्रियाओं के साथ नई तरह की सामग्री का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इस जैकेट का फ्रंट हार्ड आर्मर पैनल इन कंजक्शन विद योम स्टैंड अलोन डिजाइन गोलियों को निष्क्रिय कर देता है। ठीक है, कितना है? स्तर 6 को सुरक्षा प्रदान करने में ये सक्षम है, ये याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर, अब इसका देखिए ये परीक्षण कहाँ हुआ? तो बुलेट प्रूफ जैकेट का परीक्षण चंडीगढ़ के टर्मिनल बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ये तो इसमें यही याद रखेंगे कि ये कहाँ पर हुआ, तो ये कानपुर में स्थित जो ये इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है क्या है? DMSRD का रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान, इसी का जो DRDO है इसी की एक संस्था है ये। यहीं पर ये हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया गया, देश का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट, बस यही याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन बना है। अब देखिए बना है IIIT ने बनाई हाईटेक डेटा चिप। उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज में स्थित IIIT है, प्रयागराज में एक स्थित IIIT है के वैज्ञानिकों ने गोपनीय डाटा की सुरक्षा हेतु आधुनिक डेटा चिप तैयार किया है। कौन सा? एक आधुनिक डेटा चिप तैयार किया है। इस आधुनिक चिप को IIIT के इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन विभाग के मनीष गोस्वामी ने तैयार किया है। अब इस चिप का काम क्या होगा? चिप का सफल परीक्षण किया जा चुका है। चिप सभी महत्वपूर्ण डेटा को सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। चिप का उपयोग सभी इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे लैपटॉप हो, सभी में किया जा सकता है। अब देखते हैं यहाँ पर, यह चिप मेटा स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट पर डिज़ाइन किया गया है जो एक विशेष तरह का रैंडम कोड जनरेट करेगा, मतलब रैंडम होगा तरह का, यहाँ पर का होगा का रैंडम कोड। ठीक है, ये अलग अलग है। एक रैंडम कोड जैसे हैक करना आसान नहीं होगा, तो याद रखिएगा इसका क्या मेन कारण है, रीज़न है, ये आपके डेटा को सुरक्षित करेगा। बस ऐसे ही चिप विकसित किया गया है। अब देखिए भारत का पहला स्वदेशी केस फायर टेंडर, अब ये किसके द्वारा विकसित किया गया है, ये याद रख लीजिए। बस ये किसके द्वारा? भारत का पहला स्वदेशी रूप से क्रैश, ठीक है, क्रैश फायर टेंडर दमकल का निर्माण व विकास भारतीय MSME फर्म नोएडा द्वारा किया गया। यह इसे निर्मित करने में भारतीय वायुसेना को इसकी डिलीवरी की गई। इसके निर्माण के लिए भारतीय वायुसेना ने नोएडा MSME फर्म को 291 करोड़ का टेंडर दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्या है? एक क्रैश फायर टेंडर है, दमकल है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? भारतीय MSME फर्म नोएडा के द्वारा किया गया। भारतीय वायुसेना स्वदेशीकरण को बढ़ावा दे रही है और अपनी परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वदेश निर्मित वस्तुओं का क्रय कर रही है। अब देखिए यहाँ पर
प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत कौशल प्रशिक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट प्रवीण, आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा प्रोजेक्ट प्रवीण किससे रिलेटेड है, तो कौशल प्रशिक्षण से रिलेटेड है, इतना याद रख लेंगे बस। इसके तहत 61,000 से अधिक छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत युवाओं को रोजगार बाजार हेतु तैयार करने के लिए मुफ्त कौशल प्रशिक्षण आधुनिक पाठ्यक्रम प्रदान किया जा रहा है। इस परियोजना के माध्यम से राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के 6 से 12 वर्ष तक के छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। कितना? 6 से 12 वर्ष के बालकों को, छात्रों को प्रशिक्षण ये प्रदान किया जाएगा प्रवीण प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या कर रहा है, योजना के अंतर्गत छात्र अपने नियमित अध्ययन के साथ साथ आईटी क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, सौंदर्य, स्वास्थ्य सेवा, परिधान, लेखांकन जैसे क्षेत्र में निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान कर सकेंगे। प्रोजेक्ट प्रवीण माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के बीच एक समझौता ज्ञापन के तहत संचालित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा प्रणाली और पाठ्यक्रम में सुधार करना। वर्ष 2023 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था ये भी पूछ सकता है, 2023 में शुरू किया गया था। वर्ष 2024 में इस परियोजना के लिए 150 सरकारी माध्यमिकों और 3,450 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को छात्रों को इसी योजना से जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये याद रखेंगे 2024 में इतना। ठीक है, 150 सरकारी माध्यमों के 20,582 छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और 3,500 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की छात्रों को, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में साइबर पुलिस स्टेशन। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की योजना है। ठीक है, कहाँ पर? 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की। प्रत्येक साइबर पुलिस स्टेशन में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 25 पद होंगे। अब देखिए, राज्य सरकार ने राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं के जवाब में राज्य के सभी 75 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। कितना? सभी 75 जिलों में। तो पहले ये 18 जिलों में पहले से चालू कर दिए हैं, 18 मंडलों में साइबर स्टेशन पहले से शुरू हैं, से 57 जिलों में ऐसे स्टेशन स्थापित होंगे। ठीक है, ये मंडल नहीं होगा, 18 जिले हो गए। ठीक है, ये 18 जिलों में साइबर स्टेशन पहले से शुरू हैं, शेष 15 जिलों में ऐसे स्टेशन स्थापित होंगे, अभी जो 57 में स्थापित होंगे। ठीक है, यहाँ जिला होगा, 18 मंडल में पहले, 18 जिले में पहले से ही है और 57 जिलों में अभी स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, तो ये अभी ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में साइबर पुलिस स्टेशन कितने ज़िलों में अभी स्टार्ट किया जाएगा? 57 जिलों में स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, इसमें अधिकारियों और कर्मचारियों के कितने पद होंगे? तो 25 पद होंगे अधिकारियों प्रत्येक साइबर पुलिस स्टेशन में। तो प्रत्येक साइबर पुलिस स्टेशन में 25 पद होंगे, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए चित्रकूट बनेगा डिफेंस कॉरिडोर। उत्तर प्रदेश में रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आगे बढ़ा, इसी क्रम में चित्रकूट जनपद डिफेंस कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की गई है चित्रकूट जनपद में। अब देखिए, इस कॉरिडोर की स्थापना के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने अपनी स्वीकृति दे दी है। याद रखिए, ये सब नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा डिफेंस कॉरिडोर अभी कहाँ पर बन रहा है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र के चित्रकूट जनपद में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। चित्रकूट जनपद के करवी के खुटरिया गांव के पास इस डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी, जिसका कुल क्षेत्रफल 102 हेक्टेयर होगा। इसमें चाहे हथियार हो, टैंक हो, ड्रोन है, हेलीकॉप्टर हो, बटन रोबोटिक्स, मिसाइल, अन्य सैन्य उपकरण का निर्माण किया जाएगा। अब देखिए, इसी में जब पेड़ सब काट देते हैं तब क्या करते हैं, थोड़ा सा 33.6 ग्रीन हेक्टेयर का ये बेल्ट भी बनाया जाए, ग्रीन बेल्ट भी बनाया जाएगा। तो मतलब ये अपने हिसाब से बना देंगे। 33.2% विकसित किया जाएगा, मतलब 102 हेक्टेयर में 33.6 हेक्टेयर क्या किया जाएगा, ग्रीन बेल्ट बनाया जाएगा। ठीक है, यूपी दर्शन पार्क की तर्ज पर बेस्ट टू वंडर पार्क। अब देखिए, पहले दोनों याद रख लिए, और यूपी दर्शन पार्क कहाँ है, बेस्ट टू वंडर पार्क कहाँ बनेगा। उत्तर प्रदेश का सरकार द्वारा लखनऊ में स्थित यूपी दर्शन पार्क, अब आपको पता होना चाहिए यूपी दर्शन पार्क कहाँ पर है, लखनऊ में है, की तर्ज पर
प्रयागराज में बेस्ट टू वंडर पार्क विकसित करने की योजना है। बस यही इतना याद कर लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। लेकिन और बता दे रहे हूँ, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के इस पार्क में संगम क्षेत्र के नज़दीक स्थान का चुनाव किया गया है। इस पार्क को विकसित करने की जिम्मेदारी नगर निगम प्रयागराज को दी गई है। इसका निर्माण महाकुंभ 2025 से पहले किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें यही पूछेगा कि बेस्ट वंडर पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है, तो इलाहाबाद में, मतलब प्रयागराज में। और ये कहाँ पर, इसका जिम्मेदारी कौन लिया है निर्माण करने की, तो नगर निगम प्रयागराज ने लिया है। चलते हैं, नहीं देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए, हाइड्रोजन ईंधन आधारित रेलवे इंजन का निर्माण, जो लोग कल MCQ अगर कर लिए होंगे उनको आज बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ बेल आइकन दबा लिया करिए, कोई भी वीडियो मिस ना करिए, क्योंकि वीडियो का टाइमिंग नहीं बन पाता है। ठीक है, कभी भी रैंडम आ जाता है वीडियो। ठीक है, अगर मॉर्निंग वाला वीडियो छोड़ दिया जाए 8 बजे वाला, ठीक है, तो प्लीज़ आप बेल आइकन दबा लीजिएगा, और जो नीचे बटन दिया गया सब्सक्राइब लिखा गया वहाँ पर भी प्रेस कर लिया करिए। थोड़ा सा हमको मोटिवेशन मिल जाता है जब आप सब ऐसा करते हैं। ठीक है, भारतीय रेलवे उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ मिलकर हाइड्रोजन ईंधन आधारित रेलवे इंजन निर्माण की कार्ययोजना कर रहा है। तो हाइड्रोजन ईंधन आधारित रेलवे इंजन निर्माण की कार्ययोजना पर कार्य कर रहा है, किसके साथ मिलकर, IIT कानपुर के साथ। ठीक है, याद रखेंगे, IIT कानपुर के साथ मिलकर भारतीय रेलवे ने। यह भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन आधारित रेलवे इंजन होगा जिसका निर्माण कानपुर में किया जाएगा। इस इंजन का निर्माण विकास और IIT कानपुर में एक अत्याधुनिक लैब सेंटर फॉर रेलवे रिसर्च द्वारा तैयार की गई है। IIT की इस लैब में इंजन की तकनीक विकसित की जाएगी जिसका निर्माण इलेक्ट्रिक लोको सेट फजलगंज में किया जाएगा। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा, हाइड्रोजन ईंधन आधारित रेलवे इंजन का निर्माण IIT कानपुर के साथ रेलवे मिलकर कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में वन विभाग और टर्टल सर्वाइवल अलायंस फाउंडेशन, ये दोनों ने मिलकर क्या किया, सहयोग से एक संरक्षण का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रयास का उद्देश्य घाघरा नदी की सहायक जो नदी है सरजू नदी के किनारे एक कछुआ संरक्षण स्थापित करना है। तो सरजू नदी के किनारे क्या करना है, एक कछुआ संरक्षण स्थापित करना है। गोंडा जिला अपनी कछुआ विविधता के लिए जाना जाता है, जो इसे इस तरह के संरक्षण प्रयास के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। ठीक है, तो गोंडा जिले में जो लोग गोंडा से होंगे उनको पता होगा, वहाँ पर कछुओं का संरक्षण अच्छी तरह से किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर इसके लिए भौगोलिक दशाएं उपलब्ध हैं। इस परियोजना के लिए एक प्रस्ताव भेजा गया है जिसमें 6 साल तक विभिन्न कछुओं की प्रजातियों की निगरानी के आसपास वनस्पतियों और जीवों का अध्ययन किया जाएगा। प्रस्तावित रिजर्व में सरजू नदी का 2 किलोमीटर का विस्तार शामिल होगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के पौधों और पक्षी और मछलियों और पानी सांप पाले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, इससे पहले 30 से अधिक मछलियों की प्रजातियों और 50 से अधिक पक्षियों प्रजातियों और विभिन्न पौधों और पानी के सांपों की 2 प्रजातियों का संरक्षण शामिल है। तो ठीक है, तो ये भी याद रखिए, कछुओं के साथ साथ इन सब, क्योंकि एक इन्वायरमेंट बनाने के लिए सभी जीवों की आवश्यकता होती है, चाहे वो मछली हों चाहे वो पक्षी हों। ठीक है, अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देश की पहली डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब, उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में देश की पहली डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब स्थापित की जा रही है। इसमें देश की सीमा में विदेशी ड्रोन, कैमरों, फ़ोन और अन्य जासूसी उपकरणों से डेटा रिकवर किया जा सकता है। इस लैब में नष्ट हो चुके संचार उपकरणों और ड्रोन से भी डेटा रिकवर किया जा सकेगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें नोएडा में स्थित जो गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ने देश की पहली डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब स्थापित की जा रही है। इसमें क्या होगा, जो पुराने डेटा नष्ट हो गए हैं उनको रिकवर किया जाएगा तथा ड्रोन के कमांड सेंटर का भी पता लगाया जा सकता है कि ड्रोन कहाँ से उड़ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में स्थापित इस लैब में स्वीडन और इजराइल के साइबर टूल्स का उपयोग किया जाएगा। इसमें डाटा
डाटा एक्सट्रैक्शन टूल लगाया जाएगा जिसमें नष्ट हो चुके चिप से डाटा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इसमें नष्ट हुए उपकरणों, ईमेल, फोटो, संदेश आदि को प्राप्त किया जा सकता है। इस फॉरेंसिक लैब में देश की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, एनआईए, रॉ, सीबीआई, आईबी, ईडी आदि सुरक्षा एजेंसियों को लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। यहाँ पर आपको याद रखना है कि नोएडा में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में देश की पहली डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब स्थापित की जा रही है। तो आपसे यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि देश की पहली डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब कहाँ स्थापित की जा रही है। तो कहाँ पे आप बताएंगे? गौतम बुद्ध नगर विश्वविद्यालय में देश की पहली। ठीक है, नोएडा में जो गौतम बुद्ध नगर विश्वविद्यालय है, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय है, वहीं में पहली डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब स्थापित की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का छठा रेल कोच रेस्टोरेंट, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में प्रयागराज जंक्शन पर प्रदेश का छठा रेल कोच रेस्टोरेंट का शुभारंभ किया गया। ये रेल कोच रेस्टोरेंट क्या होता है? इसमें बोगियों को क्या होता है, उसको रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। 2024 में किया गया। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, बरेली, वाराणसी, झांसी, आगरा खंड पे रेल कोच रेस्टोरेंट का संचालन पहले से ही किया जा रहा है। तो जो रेल कोच रेस्टोरेंट है, यहाँ पर पहले से ही इन सब का संचालन किया जा रहा है। लखनऊ में भी और बरेली में भी, वाराणसी, झांसी और आगरा में यहाँ पर पहले से ही किया जा रहा है। अब कहाँ पे किया गया है? प्रयागराज में। ठीक है, यहाँ पर रेल कोच रेस्टोरेंट के रूप में AC2 कोच को एक रेस्टोरेंट के रूप में विकसित कर दिया गया है। इसमें शाकाहारी भोजन, सिर्फ शाकाहारी भोजन ही उपलब्ध होगा। ठीक है, AC2 कोच को बनाया गया। ठीक है, इस रेल कोच में 56 लोगों के बैठने की सुविधा होगी। यह 24 घंटे खुला रहेगा। ठीक है, 24 घंटे कभी भी जाइए, खाना पीना खाइए। ठीक है, आने वाले दिनों में गोरखपुर में ऐसे ही रेल कोच रेस्टोरेंट खोलने की योजना है। ठीक है, तो बस इतना ही आपका जितना भी थ्योरी का पार्ट था, वन लाइनर वाला पार्ट नहीं हम करवाए हैं। ठीक है, वन लाइनर वाला हमने MCQ वाले में करवा दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जाके वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ कम से कम कमेंट ही कर दिया करिए, पसंद है कि नहीं पसंद आया है। ठीक है, कुछ ना कुछ कमेंट के, मैं सभी का कमेंट पढ़ता हूँ। ये वीडियो इसी के लिए लाया है क्योंकि कल एक बच्चे ने कमेंट किया था, सर थ्योरी वाला पार्ट करवा दीजिए। ठीक है, तो हमने कहा थ्योरी वाला पार्ट करवा देते हैं। ठीक है, तो मैं सभी का कमेंट पढ़ता हूँ और सभी के कमेंट पर एक्शन भी लेता हूँ। ठीक है, तो आप सब कमेंट क्या अच्छा है, क्या ख़राब है, सब कुछ आप कुछ सजेस्ट करिए, तभी मैं आप सबके लिए वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।